हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में पूरा एक बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। आपको अगर पता नहीं है तो हमारा सिविल ब्रेन्स ऐप आप डाउनलोड करिए। यहाँ पे सारे कोर्सेज के ऊपर हमारा 45% का ऑफ। वी आर स्टार्टेड द सेल फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। ये सेल रहेगा। ये जो भी 15,000 रुपीज़ का कोर्स है आपको 8,300 रुपीज़ पे मिलेगा। और बाकी कोर्सेज के ऊपर आपको लगभग 45% का ऑफ मिलेगा। एंड इस कोर्स में मेनी स्टूडेंट्स हैव शोन इंटरेस्ट एंड देर आर मोर देन 520 स्टूडेंट्स नाउ। इसमें हम पूरा आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, रेट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमरीरा, क्यूए का कोर्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस कोर्स। ये लगभग आपको 400 घंटे का लेक्चर रहेगा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट यू आर गोइंग टू टेक इन योर लाइफ। So definitely check out the content, and if you are interested, and definitely make use of this offer, because ये ऑफर कभी आपको मिलेगा नहीं आफ्टर दिस 3 days। या विल स्टार्ट विद द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यूजुअली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, एक होता है सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट होता है, मान लो मुझे एक घर बनाना है, ठीक है। आई विल गो टू इंजीनियर। तो आई एम अ क्लाइंट फॉर हिम। तो फर्स्ट मुझे अपने रिक्वायरमेंट बताना है कि मुझे क्या बनाना है, वेदर यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 2 BHK हाउस, 3 BHK हाउस, या आपको अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, या कमर्शियल बिल्डिंग, या स्टील स्ट्रक्चर, वॉट एवर इट मे बी। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट। एक बार क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो गए, फिर क्लाइंट का इनपुट, ऑफ कोर्स ये दोनों इट विल गो हैंड इन हैंड। फिर मान लो किसी और लोगों के ना ज्यादा आइडिया नहीं होता है, उनको बस इतना दिमाग में है कि हाँ मेरे को एक घर बनाना है। पर जब इंजीनियर है और somebody आर्किटेक्ट हैज टू आस्क हिज रिक्वायरमेंट, कितने फ्लोर का बिल्डिंग चाहिए, कितने लोग उस घर में रहेंगे, आपका बजट क्या है, ये सारी चीज वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द क्लाइंट। एक बार हमने पूरा इनपुट लिया, नेक्स्ट इज विल स्टार्ट विद द प्लानिंग ऑफ दिस। अब प्लानिंग के लिए आप चाहे तो ऑटो कैड से करो, ऑफ कोर्स प्लानिंग कैन बी डन मैन्युअली ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक ईटैब, सॉरी सॉफ्टवेयर लाइक ऑटो कैड एंड रेविट कैन बी यूज टू प्रिपेयर द प्लान इन अ बेटर वे। तो आप ऑटो कैड या रेविट को यूज करो, प्लान बना के यू कैन सेंड इट टू देम। सो अगेन जब आप प्लान बनाते हो, यू हैव टू कीप 2-3 थिंग्स इन योर माइंड। एक है आपका लोकल बिल्डिंग बाइलॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको फ्रंट में कितना स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा, रेयर में कितना छोटा छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना छोड़ना पड़ेगा। लोकल जो म्युनिसिपैलिटी है वहां से आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू अ प्लानिंग। सेकेंड इज आपको वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर किचन होगा यूजुअली हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। अगर साउथ ईस्ट में नहीं होगा, विल ट्राई टू कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, राइट। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स विच हैव टू कीप इन योर माइंड। फिर आपका मास्टर बेडरूम में आपको साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। सो ये सारी चीज आपको थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अ प्लान इन द बेटर वे। जब हम प्लान बनाते हैं, 2-3 प्लान बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से एक एंट्रेंस का ईस्ट से देंगे, दूसरा एंट्रेंस लेट्स से हम नॉर्थ ईस्ट से देंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके विल गिव द ड्राइंग बैक टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट जिसको जो भी अच्छा लगेगा, विल से ओके ये सेकंड वाला प्लान या थर्ड वाला प्लान इज, आई एम हैप्पी विद दैट प्लान। एक बार वो प्लान अप्रूव होने के बाद नेक्स्ट विल गो विद 3D डिजाइनिंग। उसका फ्रंट एलिवेशन कैसे देखेगा, बैक एलिवेशन कैसे देखेगा, ऑल दोस थिंग्स विल डू डू 3D एलिवेशन। एक बार ये होने के बाद, ओके, एक बार ये होने के बाद नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द एनालिसिस एंड डिजाइन। इसके लिए वी रिक्वायर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। And again इसमें again when I say structure design engineer, ETABS is, I mean software is not required। अगर आप G+2 G+3 बिल्डिंग तक जाते हो, नॉर्मल आप मैनुअल कैलकुलेशन या नॉर्मल थ्रू एक्सपीरियंस ऑल्सो यू कैन डू दैट। बट ऑलवेज यूजिंग ETABS और STAAD Pro इज ऑलवेज अ बेटर वे, सो दैट ना आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो रहेगा, ताकि आगे वाला जब पूछेगा कि इसका एनालिसिस कैसे आपने किया, यू कैन शो ऑल दिस थिंग्स। ETABS या STAAD Pro से हम क्या उसका एनालिसिस करेंगे एंड फिर उसका डिजाइन करेंगे। एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि बेंडिंग मोमेंट कितना है, शेयर फोर्स कितना आ रहा है, कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम इसका डिजाइनिंग करेंगे कि बीम का साइज कितना आना चाहिए, कॉलम का साइज कितना है। ऑल दोस थिंग्स विल डू। एक बार सब कुछ बनाने के बाद नेक्स्ट हमें उसका डिटेलिंग करना होता है। डिटेलिंग मतलब फॉर एग्जांपल फुटिंग का साइज कितना रहेगा, कॉलम का साइज कितना रहेगा, फुटिंग में कितना रिइंफोर्समेंट जाएगा, कॉलम में कितना रिइंफोर्समेंट जाएगा। ये सारे चीज विल बी डन बाय द स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर। वंस इट इज डन, विल गिव इट टू द क्लाइंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है। अभी क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल से चलो कॉन्ट्रैक्टर में खुद ढूंढ लूंगा। तो क्लाइंट 1-2-3 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएगा कि ये मेरा घर का ऐसा बिल्डिंग है, तो इसका मुझे बना के देना। तो आप अपना रेट को कोट करिए। जो आप बीओक्यू बनाते हो या रेट एनालिसिस करते हो ना, वो सारी चीज यहाँ पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो सारी चीज करेगा। बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट को जो भी सही लगेगा, जो भी स्पेसिफिकेशन हिसाब से जिस बंदे ने अच्छा सा रेट दिया है, विल अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू हिम, ठीक है। फाइन, वंस यू अवार्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू देम, हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम ड्राइंग्स को रिलीज करेंगे। स्ट्रक्चर इंजीनियर इज गोइंग टू रिलीज द ड्राइंग टू द कॉन्ट्रैक्टर। सो दैट इज कॉल्ड एज जीएफसी ड्राइंग। जीएफसी का मतलब है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। इसमें फर्स्ट ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर
ड्राइंग्स हम रिलीज करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर वाला ड्राइंग, लाइक फुटिंग का लेआउट, कॉलम का लेआउट, फिर प्लिंथ बीम का लेआउट, फिर आपका अगर ग्रेड स्लैब है तो ग्रेड स्लैब आएगा। नेक्स्ट आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का बीम और स्लैब का लेआउट विल रिलीज वन बाय वन, एंड फिर उसका स्टेयरकेस का ड्राइंग। बेस्ड ऑन दैट अगेन फिर आर्किटेक्ट रहेगा आगे जाके, वो इंटीरियर का प्लम्बिंग का पूरा ड्राइंग वो आपको रिलीज करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वंस इट इज डन, फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा उस हिसाब से वो अपना एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अगेन सॉइल का टेस्टिंग आई हैव रिटन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बट सॉइल का टेस्टिंग आपका एनालिसिस एंड डिजाइन होने से पहले हो जाएगी। जैसे मान लो आपने पूरा प्लान, इफ यू टोल्ड कि हाँ चलो प्लान सब ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग यू विल कॉल अ सॉइल कंसल्टेंट, वो आके सॉइल का टेस्टिंग करेंगे, वहां से आपका एसबीसी पता चलेगा। बेस्ड ऑन द एसबीसी ओनली द स्ट्रक्चर इंजीनियर इज गोइंग टू डिसाइड कि कितना नीचे जाना है, 1.5 मीटर 2 मीटर का एक्सकवेशन, बेस्ड ऑन दैट फुटिंग का साइज एंड ऑल वी आर गोइंग टू डिसाइड। मैंने यहाँ पे लिखा है सॉइल टेस्टिंग, बट इट शुड कम एक्चुअली हियर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिजाइनिंग, ठीक है? तो ये होता है पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अगेन देखो ये सब आप गूगल स्केचअप या 3ds मैक्स में आप कर सकते हो। सर आपके फ्रंट एलिवेशन है, घर फ्रंट एलिवेशन कैसे दिखेगा, ऑल दिस थिंग्स वी कैन मेक यूज ऑफ गूगल स्केचअप और 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर। या नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब नहीं चाहिए, अगेन ऑल दिस थिंग्स आई कवर इन माय कोर्स, बट यहाँ पे नहीं चाहिए, आई जस्ट रश टू द स्लाइड। ठीक है, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स होते हैं। पुराने जमाने में वी यूज टू गो विथ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको 4-5 फ्लोर का बिल्डिंग आप नहीं बना सकते इतना इजीली। नेक्स्ट इज इसमें क्या होगा, अगर आपको रूम का से सब बहुत बड़ा करना पड़ेगा तो आपको थिकनेस ऑफ द वॉल भी बड़ा करना पड़ेगा। Again, that was a problem with the load bearing structures and all. So that is why we have gone with the frame structure. ये सारे आपके फ्रेम स्ट्रक्चर, जितने भी बिल्डिंग्स आप आजकल देखते हो, ऑल दोज आर योर फ्रेम स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपके कॉलम रहेंगे, बीम रहेंगे, स्लैब रहेंगे, एंड आपके फाउंडेशंस रहेंगे। तो आपका जो स्लैब का लोड है बीम के ऊपर आएगा, बीम से ट्रांसफर करेगा कॉलम के ऊपर, कॉलम ट्रांसफर करेगा अपने फुटिंग के ऊपर, एंड फुटिंग विल डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द सॉइल, एंड सॉइल इज गोइंग टू रेजिस्ट द लोड। ये आपका पूरा लोड पाथ होता है। बाकी आपके जो वॉल्स आप बनाते हो, ऑल दोज आर नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जैसे ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क आप जो बनाते हो वो कोई लोड नहीं लेगा, इज ओनली यूज देयर फ्रॉम पार्टीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? पर अगर आप बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाओगे, मॉल कंस्ट्रक्शन करोगे या कुछ कन्वेंशनल हॉल सब बनाओगे, इन दैट केस आपके फ्रेम स्ट्रक्चर ज्यादा वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम के बीच में यूजुअली 3 से 6 मीटर या 4 से 6 मीटर का डिस्टेंस काफी होता है। बट अगर आपके पास दो कॉलम के बीच में अगर ज्यादा स्पेस चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट एंड ऑल ना, इन दैट केस वी कैन यूजुअली गो विद फ्लैट स्लैब सिस्टम्स एंड ऑल। तो फ्लैट स्लैब में आपका कॉलम रहेगा, फिर आपका ड्रॉप पैनल रहेगा, यहाँ पे कोई बीम्स नहीं रहेंगे। अब बीम्स क्यों नहीं देना है, ड्रॉप पैनल क्यों देना है, ऑल दोस थिंग्स वी कवर इन माय कोर्स, तो डेफिनेटली एवरीथिंग आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर, बट या इतना अगर आपको पता है दैट इज सफिशिएंट। सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लैट स्लैब विल हैपन। जैसे आपने कॉलम का कास्टिंग किया, कॉलम के बाद ये सारे हमारे ड्रॉप पैनल होते हैं। आफ्टर द ड्रॉप पैनल हम क्या करेंगे, जहां जहां आपके स्लैब्स आएंगे ना, तो स्लैब का हम सेंटरिंग इस तरह से लगाते चले जाएंगे। ये सारे आपके स्लैब के सेंटरिंग इस तरह से आएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हम अगेन ये थोड़ा ऊपर ही जाएगा, इस तरह से ऊपर जाते हैं ये सारी चीज। तो ये सारे आपके फ्लैट स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? चलो इतना क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर टाइप्स ऑफ स्लैब ऑल्सो। ये सारे आपके रिब्ड स्लैब्स होते हैं, नहीं तो दिस आर कॉल्ड एज अ वेफल स्लैब एंड ऑल। अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन, जहाँ पे दो कॉलम के बीच में अगर ज्यादा डिस्टेंस सब है, इन दैट केस वी गो विथ ऑल दिस वेफल स्लैब एंड ऑल, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी हियर, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है। जैसे अभी मैं सिर्फ आपको आरसीसी के बारे में बता रहा हूँ। आजकल प्रीकास्ट इज अवेलेबल। प्रीकास्ट में क्या होगा, ये ऐसे बिल्डिंग्स आप फैक्ट्री में बनाते हो और साइड पे लेके आके इसका एग्जीक्यूशन करोगे, तो इससे फास्टर कंस्ट्रक्शन होगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल होगा। ये आपका स्टील स्ट्रक्चर, जितने भी आप आजकल फैक्ट्रीज देख रहे हो, जैसे अमेजन का वेयर हाउस हो गया, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस हो गए, जितने भी बहुत सारे मारुति सुजुकी के शोरूम सब हो गए ना, ये सारी चीज हम आजकल क्या करें, स्टील स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, पीबी का स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका फ्लैट स्लैब विद पीटी स्लैब है, जहाँ पे जहाँ पे आपके व्हाट यू कॉल दो कॉलम के बीच में ज्यादा डिस्टेंस अब होता है। तो इन दैट केस आपका कन्वेंशनल जो नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, एंड यहाँ पे स्लैब का थिकनेस अब ज्यादा आ जाता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन एंड ऑल, वी गो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ reinforcement एंड टेंडेंस एंड ऑल, ठीक है? फिर आपका प्री स्ट्रेसिंग, प्री टेंशनिंग सब आपके यूजुअली प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टील स्ट्रक्चर, अगेन ये सब आपके फुट ओवर ब्रिज होते हैं, जितने भी रेलवे के बिल्डिंग्स बनते हैं ना, ब्रिजेस एंड ऑल, वहां पे वी मेक यूज ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। सो डिफरेंट यूज
बेस्ड ऑन द डिफरेंट यूजेज, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ऑल्सो माई वन मतलब आजकल अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग सब देख रहे हो ना, सो एवरीबडी वांट अ फास्ट कंस्ट्रक्शन। लोगों को 2-3 साल के अंदर ना 30-30 फ्लोर 40 फ्लोर की बिल्डिंग खत्म करके देना है। तो इन दैट केस अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल में जाओगे, जैसे आपने फर्स्ट पूरा फ्रेम बना दिया, फिर आप ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क करोगे, बहुत साल लग जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट वी गो विथ माई वन। माई वन में माई वन इज ऑफकोर्स अ नेम ऑफ अ कंपनी। तो ये जो टेक्नोलॉजी होता है इट्स अल्फॉर्म टेक्नोलॉजी, मेटल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फाइन। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक फ्लोर साथ में करेंगे। तो एक एक फ्लोर आपका 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। 7 डेज का साइकिल या 10 डेज का साइकिल होता है। तो मतलब महीने में 3-3 स्लैब अगर डालोगे आप, महीने में अगर 3 स्लैब डालोगे तो डेफिनेटली फास्टर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड इसमें फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। एंड प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल का काम का जो चेजिंग का काम हम बाद में करते हैं वो सब अभी करने की जरूरत नहीं। ये सब आपके एम्बेडेड हो जाते हैं आपके फॉर्मवर्क में। तो जितने भी आप हाई राइज जैसे बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, एवरीथिंग इज योर अलो फॉर्म एंड ऑल। ठीक है, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इसके बाद हम आगे जाएंगे। अगेन ये सारे स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं विच आई एक्सप्लेन मेनी टाइम्स इन माय लेक्चर्स। आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, आई गो बैक टू। देखो इस पूरे वीडियो में मैं अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो नो नो वरीज। विल कंटिन्यू द लेक्चर्स। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ऑफ कोर्स एनरोल इन द कोर्स। कोर्स में एनरोल करने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत कुछ मिल जाता है। वट एवर 8 years ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव, डेफिनेटली मैंने ये सारी चीज इस कोर्स के अंदर दिया। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे और भी ना बेटर वे, इस तरह से सब सब कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ा के रखा है। सो दैट जो बंदा 2 से 3 3 साल लगाता है ये सारी चीज साइट पे जाके सीखने के लिए एंड ऑल, यू गिव मी नेक्स्ट 3 to 4 months, एटलीस्ट 4 months के अंदर आई मेक यू रेडी टू दैट लेवल। जो बंदा 2 से 3 3 साल लगाएगा ना ये सारी चीज जाके सीखने के लिए, साइट वाला एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू, ड्राइंग, रीडिंग, एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमवेरा, project planning, QAQC and all, everything I've covered it here. So only one investment you are supposed to do, so that next 3 to 4 months na you'll have a better knowledge. ठीक है, या विल कंटिन्यू द लेक्चर्स नाउ। यहाँ तक काफी है। बाकी ऑल दिस थिंग्स यू ऑलरेडी नो, विल नॉट कवर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बहुत बेसिक है कि व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज कंक्रीट, ये सब आपको पता है। डेफिनेटली आई विल नॉट कवर ऑल दिस थिंग्स। ओके, फिर भी चाहे तो और ऊपर ऊपर में पढ़ाते चला जाऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, स्टील ही क्यों यूज करना है, फॉर अ वेरी सेम रीजन कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है आपका रीबार और कंक्रीट का ऑलमोस्ट सेम होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना रहेगा। कीपिंग दैट इन माइंड वी यूजुअली गो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीबार एंड अ कंक्रीट फॉर अ आरसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीसी क्यों यूज करना है? क्योंकि कंक्रीट का एक प्रॉब्लम है, कंक्रीट आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, पर जैसे मैं उसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा दूं ना, वो फेल हो जाते हैं। पर उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होने का भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जो फेलियर है वो आपका ब्रिटल फेल है, वो सडनली फेल हो रहा है, विच इज नॉट गुड फ्रॉम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली बिल्डिंग, विच इज नॉट गुड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे मटेरियल को ढूंढ ढूंढ रहे हैं जिसमें ब्रेक अगर होगा तो हो जाए, नो प्रॉब्लम, पर वो सडन नहीं होना चाहिए। आई वांट अ डक्टाइल फेलियर। सो दैट इज हाउ द इन्वेंशन ऑफ अ rebar has come into existence. That is why we go with the concrete and the rebar as an example. ठीक है, फाइन। बाकी आपको ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड ऑल यू नो, 33, 43, 53। ऑफ कोर्स 33 इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, वट एवर इज अवेलेबल इज बेसिकली 43 एंड 53। ठीक है, फिर आपको नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आई होप इतना तो है आपके पास। इफ यू डोंट हैव, इधर लर्न इट और यू कैन एनरोल इन माई कोर्स एंड लर्न इट, विल नॉट गेट इन टू दैट। मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा एग्जीक्यूशन के बारे में बता दूंगा। ठीक है, एंड जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, जैसे समथिंग कॉल्ड एज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब डायरेक्टली आप अपना कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट नहीं करोगे। कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट, ऑफ कोर्स बिफोर दैट विल हैव अ साइट क्लियरेंस एंड ऑल। साइट का हम क्लीनिंग सब करेंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। साइट का एक बार क्लीनिंग होने के बाद वी हैव टू डू द मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमें मशीनरी चाहिए, जो भी लेबर का हट चाहिए, एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू प्रोग्रेस और टू फॉर अस टू स्टार्ट द वर्क, वी पुट दैट इन द मोबिलाइजेशन। यूजुअली आपको कंपनी वाले लोग 10 दिन 15 दिन का टाइम देते हैं कि उस 15 दिन में आप पूरा अपना मटेरियल को स्टोर करो, जो भी मशीनरीज आपको लाना है आप ला सकते हो। ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू इट इन द मोबिलाइजेशन पीरियड। एंड जब भी आप स्टोरेज करोगे स्टील काइंड ऑफ, प्रॉपरली आपको स्टोर करना पड़ेगा। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में व्हाट वी डू इज वी डायरेक्टली स्टोर इट ऑन द ग्राउंड एंड ऑल। तो वी आर वर्किंग फॉर अ गुड कंपनीज एंड ऑल, प्रॉपर आपको इस तरह से एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको स्टोर करना पड़ेगा। एंड जो भी आपको फ्रॉम लेबर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक स्टोर यार्ड बनाना पड़ेगा, डीजी यार्ड रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपको बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब आप बड़े साइट पे काम करोगे, यू हैव मोर देन लेट्स से 500 वर्कर्स, 1000 वर्कर्स एंड ऑल। समझ में आ रहा है ना? सो इन दैट केस आपको सही से काम करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर अस सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइन।
समझ में आ गए यहाँ तक? चलो, एक बार ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द सेंटर लाइन का मार्किंग। तो से आपका फर्स्ट होता है सेंटर लाइन का मार्किंग। तो सेंटर लाइन मार्किंग के लिए आपके पास ड्राइंग होगा, उस ड्राइंग में आपको ग्रिड लाइंस दिया जाएगा। तो ए वाला ग्रिड लाइन, जैसे ग्रिड लाइन नंबर A B C D एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज मैं ड्राइंग के साथ पढ़ा दूँ, बट सिंस आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम कि हम आपको ड्राइंग भी खोल के सारी चीज समझाएंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट डोंट वरी, इन आवर कोर्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग थ्रू हेल्प ऑफ ड्राइंग्स एंड ऑल। ठीक है, अभी हम ड्राइंग ओपन नहीं करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना तो नॉलेज है आपके पास, जो मैं समझा रहा हूँ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो ड्राइंग में आपको ग्रिड लाइंस दिया जाते हैं, ग्रिड लाइन ए। ओके, जस्ट 1 मिनट। या देखो, एनी हाउ आई ओपन द ड्राइंग। तो ये सारे आपके ग्रिड लाइंस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ना, A B C D E F, ये सारे ग्रिड लाइंस आपके वर्टिकल ग्रिड लाइंस है। सिमिलरली 1 2 3 4 आपके हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस है। एंड फिर यहाँ पे सारे चीज दिया जाता है। आई गो बैक टू दिस वन, इसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये सारे आपके ग्रिड लाइन से। एंड उस ग्रिड लाइन में क्या क्या फूटिंग आ रहे हैं, जैसे F1 A फूटिंग है, ये F1 फूटिंग है, F2 A फूटिंग है, F3 फूटिंग है, ये आपका कंबाइंड फूटिंग है, तो सारे आपके फूटिंग से। तो ये जो जो यहाँ पे डायमेंशन दिया है ना, ये आपका 7 फीट 6 इंच का है, ये आपका 7 फीट का फूटिंग है। तो जो भी साइज यहाँ पे दिया है, तो व्हाट वी विल डू इज प्रैक्टिकली हम कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका मार्किंग करेंगे। उस मार्किंग को करने से पहले आपको फर्स्ट 3 4 5 मेथड करना आना चाहिए। बस पूरे सेंटर लाइन को लगा के हम 3 4 5 मेथड सेटिंग करेंगे, ताकि आपका जो लाइन दो रही है वो सही सही रहेगा। फिर उसका राइट एंगल चेक करेंगे, एंड देन स्लोली हम ग्रिड 1 बाय 1 ग्रिड को मार्किंग करते चले जाएंगे। अगेन आई टेल यू ऑल दिस थिंग्स, मैंने लगभग 2 2 घंटे का लेक्चर लिया है। 2 घंटे का लेक्चर में ना, हमने पूरा आपको सेंटर लाइन का मार्किंग कैसे करना है, आई शो यू फ्यू वीडियोस ऑल्सो, सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। या, जस्ट 1 मिनट। या, अगर आप साइट इंजीनियर में जाओगे, बिल्डिंग सबस्ट्रक्चर में जाओगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, सेंटर लाइन ड्राइंग रीडिंग, सेंटर लाइन लेआउट। तो ये पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ, सेंटर लाइन लेआउट कैसे करना है प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे। विल गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट, एंड एक एक करके लाइन दोरी को कैसे फिक्स करना है, ये सारे सेटिंग को कैसे करना है, 3 4 5 मेथड क्या होते हैं, ड्राइंग से कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग मैंने इस पूरे लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। ये सब लगभग 2 2 घंटे का लेक्चर रहेंगे, डेफिनेटली वो तो मैं आपको 2 घंटे का लेक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, सिंस मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बट एनी हाउ, यू कैन सी ना, डी वाला ग्रिड लाइन है, ये सारी चीज ना। या ये आपका बी ग्रिड लाइन है। तो इस तरह से देखो, ये सारे मार्किंग करेंगे 1 बाय 1, फुटिंग का मार्किंग करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे कवर किया है। ओके, इतना इतना अगर आपके पास नॉलेज है, दैट इज सफिशिएंट। विल गो फर्दर। तो इस तरह से हम पूरा मार्किंग करेंगे, फुटिंग काइंड ऑफ। फाइन, एक बार मार्किंग करने के बाद कंप्लीट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मार्किंग हमने टोटल स्टेशन को यूज किया, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ग्रिड लाइन बनाना, लाइन दोरी लगाना, ये सारे चीज जब आपके पास सर्वेयर नहीं होता है तब हम लाइन दोरी से करेंगे। पर बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई लाइन दोरी सब यूज नहीं करता है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी थोड़ा कम होता है। इन दैट केस वी हैव, एंड ऑल्सो वहां पे लाइन दोरी से होगा भी नहीं, इट्स नॉट इजी। इन दैट केस विल यूज अ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन से वो बंदा आएगा, 4 पॉइंट देगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, एंड डायरेक्टली वी आर गोइंग टू डू द मार्किंग। दिस इज वन ऑफ द इजी मेथड। तो इस तरह से देखो, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मैंने अपने कोर्स में कवर किए। जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, ऑल दोस प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड। सो बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वी हैव टू डू द एक्सकवेशन एंड ऑल। अगेन एक्सकवेशन करने के टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से कितना एक्सकवेटर चाहिए। तो ये अगर टोटल इतना क्यूबिक मीटर का आपके पास एक्सकवेशन का क्वांटिटी है, तो आपको कितना एक्सकवेटर चाहिए, एक दिन में कितना क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो बीइंग अ साइट इंजीनियर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइट इंजीनियर का मतलब है लाइन दोरी पकड़ना है, सेंटर लाइन करना है, कॉन्क्रीटिंग करना है, दैट इज नॉट साइट एग्जीक्यूशन। उसके अलावा यू शुड नो अबाउट प्लानिंग, you should have an idea about quality, you should have an idea about estimation, planning, material calculations and all, which we cover in our course and all, so that आपको उस लेवल का नॉलेज मिलेगा। अगेन दिस इज वन मोर प्रोजेक्ट, एक विला का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने अगेन सेंटर लाइन का मार्किंग किया है। ठीक है, सो सेंटर लाइन इज अंडरस्टूड। सेंटर लाइन होने के बाद नेक्स्ट विल डू द एक्सकवेशन। अगेन जब आप एक्सकवेशन करोगे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन, जहाँ पे आपको मैकेनिकल एक्सकवेशन रहेगा, ब्लास्टिंग रहेगा, हाइड्रोलिक एक्सकवेशन रहेगा। कहाँ पे कौन सा यूज करने, शोरिंग क्या होते हैं, जब भी आप थोड़ा डीप एक्सकवेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से जब आप एक्सकवेशन सब करोगे ना,
यू शुड डू इट इन स्लोप, ये आपका स्लोप में करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसे एक्सकवेशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मिट्टी सब गिरने का चांसेस ज्यादा होता है, इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर शोरिंग एंड ऑल, ठीक है। तो अगेन शोरिंग में भी आपको बहुत टाइप्स ऑफ शोरिंग्स होते हैं, दिस आर टाइप्स ऑफ शोरिंग। शीट पाइल इज कॉमनली यूज, जहाँ पे अगर वाटर सब बहुत पास में ही है, इन दैट केस वी यूजुअली गो विद शीट पाइल शोरिंग एंड ऑल। फिर आता है आपका सोल्जर पाइल एंड लैगिंग शोरिंग, जहाँ पे आपको एच बीम्स यूज करके किया जाता है। फिर आता है हाइड्रोलिक शोरिंग एंड ऑल। तो अगेन ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव, क्योंकि जब आप बड़े कंपनी के लिए अप्लाई करोगे फॉर द इंटरव्यू, डेफिनेटली दे लास्ट यू कि व्हाट इज सेकंड पाइल, व्हाट इज टेंजेंट पाइल, ठीक है। वो सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए ऑफ कोर्स। अभी सारे चीज मैं एक एक करके आपको बिठा के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। ये सारे आपके सोल्जर पाइल होते हैं एंड ये सारे आपके शीट पाइल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके शीट पाइल्स होते हैं, विद हेल्प ऑफ हैमर हम इसको ड्रिल करेंगे अपने सॉइल के अंदर, एंड देन विल स्टार्ट विद एक्सकवेशन एंड ऑल। जब भी आप एक बड़े बड़े साइट पे काम करोगे, स्पेशली जब आप बेसमेंट, आपको लेट से 2 बेसमेंट 3 बेसमेंट सब बनाना है, एंड आसपास में अगर कोई ऑलरेडी 2 3 बिल्डिंग बन चुका है एंड यू डोंट हैव स्पेस एंड ऑल, तो इन दैट केस विल गो विद द शीट पाइल्स एंड ऑल, सो दैट साइड वाले बिल्डिंग ना, देयर शुड नॉट बी एनी डैमेज टू दैट बिल्डिंग एंड ऑल। अगेन डिपेंड ऑन द जियोटेक कंसल्टेंट ऑल्सो, जो भी जियोटेक कंसल्टेंट बोलेगा बेस्ड ऑन दैट विल डू इट। अगेन इन माई कोर्स विल ट्राई टू टेक सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑल्सो, सिर्फ मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये हमने हमने यहाँ पे काम किया था, पर क्या होगा, ये दिस दिस व्हाट यू कॉल फेलियर ऑफ दिस। सो अगर ऐसे फेलियर होगा बीइंग अ साइट एग्जीक्यूशन, आप क्या करोगे। सो जब आप साइट इंजीनियर बनते हो, आपको किस तरह से काम करने, हाउ यू टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी एंड ऑल। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द एंटायर कोर्स एंड ऑल, ठीक है फाइन। एक बार वो सब हो गए, एक बार नॉर्मल बिल्डिंग में आपको शोरिंग एंड ऑल नॉट रिक्वायर्ड। जैसे आपका नॉर्मल बिल्डिंग या अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, इसमें हमने लगभग 6 फीट 6 इंच का एक्सकवेशन किया था, एंड योर सैंड इज ऑल्सो गुड, आई मीन सॉइल इज ऑल्सो गुड। तो इन दैट केस आपको फिर इस तरह से शोरिंग स्ट्रटिंग का जरूरत सब नहीं पड़ता है, ठीक है फाइन। तो ये वाला हो गया फाइन। एक बार वो सब अगेन इसका ड्राइंग होता है, ये सब ड्राइंग इससे सबको पढ़ना होता है, ओके। ये आपका शोरिंग पाइल का डिटेल है। तो 2 पाइल के बीच में 1.2 मीटर का डिस्टेंस होता है, एंड ये सारे आपके डायमीटर ऑफ द आरसीसी पाइल होता है, कितना रीइंफोर्समेंट उसमें जाना चाहिए, 32 डायमीटर का 14 नंबर ऑफ सरिया जाना है, एंड इसका डायमीटर कितना होता है, ये सारी चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना आना चाहिए, सो दैट यू कैन डू द एग्जीक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, फाइन। इसके अलावा विल ऑल्सो ट्राई टू कवर द एक्सकवेशन चेकलिस्ट, क्या होता है अगेन चेकलिस्ट। एंड मैं इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिस ऑन क्यूए की सी, वहां पे हम चेकलिस्ट और उसके ऊपर बात करेंगे। अगेन आई नॉट स्पीक ऑन द चेकलिस्ट नाउ। या इसके बाद एक बार सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू डू पीसीसी एक्चुअली। पर कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे सोलिंग का काम करते हैं, पर अगेन वो डिपेंड करेगा, अगर आपके ड्राइंग में लिखा है तभी आपको सोलिंग करना है, अगर ड्राइंग में नहीं लिखा है तो सोलिंग नहीं करना है। ऑल्सो कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स किस कंडीशन में आपको सोलिंग करना है, बिकॉज इन माई कोर्स आई कवर इट। बिकॉज जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे कोर्स में लेते, दे हैव ऑल दिस नॉलेज की शो आपको ये जो सोलिंग वाला काम है ना कहाँ पे करना है, उसके लिए एक क्लॉज है, उसके लिए एक एन वैल्यू होता है, उस एन वैल्यू अगर उतने से ज्यादा होगा ना, तभी आपको सोलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एन वैल्यू एक वैल्यू से कम होगा ना, तभी जाके आपको सोलिंग का काम करना होता है। तो डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल सी वेदर यू पीपल हैव एन आइडिया अबाउट इट और नॉट। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इज एक्सकवेशन करोगे आप डायरेक्टली पीसीसी यू कैन पुट, ठीक है। एंड जो पीसीसी का जो थिकनेस होता है यूजुअली 75 mm का थिकनेस होता है पीसीसी का। अगेन वो का सब कहाँ पे रहेगा, अगेन आपके पास ड्राइंग आएगा, उस ड्राइंग में ये सारी चीज लिखा रहेगा। सो यू शुड नो हाउ टू लर्न ऑल दिस, हाउ टू रीड ऑल दिस ड्राइंग्स एंड ऑल, ठीक है फाइन। तो ये सारे आपके पीसीसी रहेंगे। सो वंस यू पुट द पीसीसी एंड ऑल, फिर बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम ऐसा होता है, छोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी में नो बडी विल डू वर्क लाइक दिस। बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप एक बार पीसीसी आपने किया तो आपको इनफ वर्किंग स्पेस छोड़ना पड़ेगा। फिर ये उसका पूरा मार्किंग होता है, सर आपका फुटिंग का मार्किंग किया यहाँ पे, ऑल दिस आर ये फुटिंग का मार्किंग एंड ऑल। तो फुटिंग का मार्किंग सब कैसे करना है, अगेन टोटल स्टेशन वाला बंदा आके करके देगा, अदरवाइज विल हैव अ ड्राइंग विद अस, बेस्ड ऑन द ड्राइंग यू कैन डू। फिर ये सारी चीज हमने जो मार्किंग किया था, कि आपका फर्स्ट 1 ग्रिड लाइन है, डी ग्रिड लाइन है, ये आपका फुटिंग का नाम F3 है, उसके ऊपर आपका पेडेस्टल आएगा P21, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड हैव एन आइडिया। सो इसलिए इन माई कोर्स व्हाट आई डू, वी कवर ऑल 3 टाइप्स। स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसे काम करना है, जो है लोकल कंस्ट्रक्शन, मिड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसे काम होता है, एंड एमएनसी कंपनी में कैसे काम होता है, ऑल 3 थिंग्स आई कवर। सो दैट ना आप किसी कंपनी में चले जाओ आगे जाके, यू शुड बी इन पोजिशन टू हैंडल द कंस्ट्रक्शन साइड, फाइन। एक बार वो सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट विल डू अ कॉलम मार्किंग, ये आपका कॉलम मार्किंग। सो कॉलम मार्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम का लेआउट फाइंड करना ढूंढना पड़ेगा। ड्राइंग में आपको कॉलम का लेआउट दिया जाता है, कॉलम यहाँ पे लिखा है ना, C1 कॉलम है, C1 कॉलम है, C2 कॉलम।
कॉलम का साइज भी दिया गया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे नहीं दिया है तो उसके लिए आपको स्केड्यूल में जाना पड़ेगा। स्केड्यूल में दिया जाते हैं C1 C2 C3, ये आपका अलग अलग कॉलम है। कॉलम का साइज है, कॉलम में कितना रिइंफोर्समेंट लगेगा, कॉलम कहाँ तक जाएगा, एवरीथिंग विल बी गिवन। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी विल डू इज विल डू अ मार्किंग लाइक दिस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस तरह से आपके पास थ्रेड मार्कर, लाइन मार्कर रहेगा। विद हेल्प ऑफ दिस लाइन मार्कर विल डू ऑल दिस मार्किंग एंड ऑल। सो ऑल दिस थिंग्स मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार वो सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट आपको अपना रीइंफोर्समेंट मेश को लगाना होता है। ये आपका फुटिंग का रीइंफोर्समेंट का मेश है। उसके लिए आपको फुटिंग का ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ये आपका फुटिंग का ड्राइंग है, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, दिस आर योर फुटिंग का ड्राइंग। ये आपका फुटिंग का ड्राइंग है। तो उस फुटिंग का ड्राइंग में पूरा आपको फुटिंग का नाम दिया गया है, फुटिंग का साइज होता है, और फुटिंग का रीइंफोर्समेंट होता है, कहाँ पे कौन से फुटिंग कितने डायमीटर का आपको लगाना है एंड ऑल। सो बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना है, फर्स्ट बीबीएस करना आना चाहिए। तो बीबीएस करने के बाद विल फाइंड आउट कि कितना नंबर ऑफ बार चाहिए, उसका एल को कैसे मोड़ना एंड ऑल। आफ्टर दैट ओनली हम इस तरह से मेश को लगाएंगे। मेश लगाने के बाद नेक्स्ट यू टू प्लेस द कवर ब्लॉक एंड ऑल। यूजुअली फुटिंग में 50 mm का कवर होता है, कॉलम में 40 होता है, बीम में 25 होता है, स्लैब में 20 होता है, स्टेयरकेस में 15 से 20 होता है। अगेन ये सब कहाँ पे लिखा है, कवर क्यों प्रोवाइड करना है, फॉर दैट यू शुड हैव अ कोड बुक का नॉलेज एंड ऑल। ये सारे क्लॉजेस है कोड बुक का, वहां से हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। इसके बाद ये सब कुछ होने का नेक्स्ट हम अपना कॉलम का सरिया को रेडी करेंगे। इसी जो कॉलम रिइंफोर्समेंट, कॉलम को रिइंफोर्समेंट को लेके आके हम इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद क्या क्या चेकिंग करने, उसके लिए आपके पास चेकलिस्ट रहेगा। बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट यू आर सपोज टू बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट यू आर सपोज टू डू द वर्क। फिर आपको इसका बीबीएस करना आना चाहिए, फुटिंग का बीबीएस करना आना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ बार लगेगा, टोटल वेट कितना होगा, शॉर्टर स्पैन में कितना बार लगेगा, लॉन्गर स्पैन में कितना बार लगेगा। सो बेस्ड ऑन दैट विल डू। अगेन आजकल छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी हम इस तरह से बार बेंडिंग का मशीन लेके आते हैं। बेस्ड ऑन द बार बेंडिंग मशीन इसमें मैंडल फिक्स किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द कटिंग ऑफ द बार एंड ऑल, ठीक है। फाइन, उसके बाद सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट हम क्या कर लगाएंगे, शटरिंग को लगाएंगे। ये आपका शटरिंग होता है। एंड बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस तरह से सही से आपको प्रॉप्स देना पड़ेगा, इस तरह से कॉलम के रिइंफोर्समेंट को आपको कवर करना पड़ेगा, सही से आपको कवर ब्लॉक सब देना पड़ेगा। ऑल दोस थिंग्स चेकिंग, ये आपको पूरा क्वालिटी का चेकिंग करना पड़ेगा, लेंथ ब्रेड चेकिंग करना पड़ेगा, कहाँ पे काम कर रहे हो, कितने ग्रेड का कंक्रीट डाल रहे हो, एवरीथिंग यू शुड नो, ठीक है। सब कुछ होने के बाद फाइनली विल डू द कंक्रीटिंग वाला वर्क। ओके, कंक्रीटिंग होने के बाद नेक्स्ट विल डू द डी शटरिंग ऑफ इट। इसका हम डी शटरिंग करेंगे। अब डी शटरिंग कितने दिन के बाद करना है वो आपके कोड बुक में दिया है। सो इन द कोड बुक बेस्ड ऑन दैट विल ट्राई टू डू द डीशटरिंग। तो यूजुअली 16 से 24 आवर्स के बीच में आपको निकालना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दैट विल डू द डीशटरिंग एंड। तो डीशटरिंग के बाद फिर आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, हमारे कोर्स में हम ऐसी बिल्डिंग्स लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इस पूरे अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इसमें क्या क्या एम्यूनिटीज होते हैं, किस तरह से इसका काम होता है। ऑल दोस थिंग्स आई कवर्ड। Apart from that, we'll also try to cover bad practices and good practices in the construction side। जैसे यहाँ पे देखो, ये कुछ आपके बैड प्रैक्टिसेस है। क्यों बैड प्रैक्टिसेस है? वन इज देखो, इन्होंने देखो रिइंफोर्समेंट तो डाल दिया यहाँ पे, पर इसका कोई भी शटरिंग इन्होंने किया नहीं, राइट। और यहाँ पे सही से क्लीनिंग भी नहीं है, देखो इस तरह से बड़े बड़े पत्थर भी है, और आपका कवर ब्लॉक सही से नहीं दिया। ये सारे बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है। जैसे ये भी आपका बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। देखो इन्होंने शटरिंग नहीं दिया, तो इसने पत्थर से इसको ऐसा रखा है, तो डेफिनेटली ये फुटिंग देखो कुछ इस तरह से बन रहा है। अगेन नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। इसका स्लम्प देखो बहुत हाई स्लम्प है इसका, और इसका अगेन नॉट अ गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। सो इन माई ऑनलाइन कोर्स ना, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, बीइंग अ साइट इंजीनियर आपको किस तरह से काम करना है। दिस आर द थिंग्स विच यू शुड नो। ओके फाइन, आई थिंक इनफ। ऑफ कोर्स बहुत कुछ है, अगेन बहुत कुछ मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आई शो यू जस्ट वन इमेज ऑफ इट। ये सारी इमेजेस है जो मैं आपको, ये अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का है, उसका मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसका लेआउट कैसे करना है, किस तरह से ये आरएमसी ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है, इसका कैपेसिटी क्या होता है, ये सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो मैंने आपको लिया है अपने ऑनलाइन कोर्स में। फिर उसके बाद विल कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज अ फाउंडेशन का टाइप। फाउंडेशन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है, आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, कंबाइंड फुटिंग क्या है, एसेंट्रिक फुटिंग क्या है, राफ्ट फाउंडेशन क्या है, सर्कुलर फुटिंग कहाँ पे आएगा, स्टेप फुटिंग क्या होता है, आजकल हम स्टेप फुटिंग क्यों यूज नहीं करते। ऑल दोस थिंग्स आई ट्राई टू कवर। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब आपको एक एक घंटे का एक्सप्लेनेशन चाहिए। बट या मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। ये सारे आपके राफ्ट फाउंडेशन है, जब आप हाई राइज बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते हो ना, ये सारे आपके राफ्ट के फाउंडेशन से, ठीक है। तो इन द राफ्ट फाउंडेशन हम इस तरह से काम करेंगे, ये पूरा आपका राफ्ट का फाउंडेशन है।
ठीक है। या ये सारे आपके राफ्ट का फाउंडेशन है। तो इसमें आपको 2 लेयर 3 लेयर में आपको बार लगाना होता है। फिर इस तरह से आपका कई सब आपके चेयर बार्स होते हैं। तो बॉटम मेश और टॉप मेश को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से हम चेयर बार को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। या समझ में आ गया। इसके बाद ये सारे क्लासिफिकेशन है, विल नॉट गो गेट इनटू दैट। एंड देन ऑल्सो आई कवर्ड अ बिट अबाउट बुर्ज खलीफा का जो ये होता है, व्हाट इज दैट फाउंडेशन होता है। वो क्या फाउंडेशन, दैट इज अ पाइल एंड अ राफ्ट वाला फाउंडेशन है वहाँ पे। ठीक है। तो ये सारे उसका फाउंडेशन है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे ऐसे फाउंडेशन कहाँ पे आते हैं, सो दैट मैं सी नोबडी विल कवर यू ऑल दिस थिंग्स। इवन तुम ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाओगे ना या ऑनलाइन कहीं और जगह से अगर आप कोर्सेज करोगे ना, इतना इन डेप्थ किसी बंदे आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑल। दूसरी बात आई कवर द रीजन इज, जब आप बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, वो आगे वाला बंदा आपको यही पूछेगा। आगे वाला बंदा आपको टेप पकड़ना आता है, लाइन डोरी पकड़ना आता है, कोई नहीं पूछने वाला है। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो डे 1 से काम कर पाएगा साइट पे। ये सारे राफ फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन है। तो राफ फाउंडेशन का जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, everything you should have a knowledge about all these things. So that is what I have tried to cover in all my courses. Of course everything I cannot cover on the YouTube, मैं हर बार बोलता हूँ, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर इसके बाद जब आप पाइल का करोगे ना, पाइल में आपको क्रशिंग करना होता है, क्योंकि पाइल में जब हम कास्टिंग करेंगे ना, जो फर्स्ट हम नीचे जब हम ट्री में कॉन्क्रीटिंग करते हैं, तो नीचे जो आपका कॉन्क्रीट होता है ना, उसमें बहुत सारे डस्ट बेंटोनेट स्लरी बहुत कुछ होता है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। उसको हम ऊपर तक लेके आएंगे, ऊपर तक लेट से 300 mm 500 mm तक हम ऊपर कास्टिंग करेंगे। फिर उसको हम उसका क्रशिंग करेंगे। तो ये सारे आपको क्रशिंग होता है, दिस इज कॉल्ड एज पाइल हेड क्रशिंग एंड ऑल। ठीक है, इस तरह से हम क्रशिंग करते हैं पाइल का। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, सो दैट जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाते हो ना, there should not be anything left out which I did not cover in my course. So that is why I tried to cover all these things. ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। तो फुटिंग का मार्किंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ये वाला स्टार्टर मार्किंग। दिस इज कॉल्ड स्टार्टर मार्किंग। एक बार आपने कॉलम लगा दिया, कॉलम लगाने के बाद फिर आपको, इसको हम स्टार्टर फ्रेम बोलते हैं। ऑल दिस आर माई स्टार्टर फ्रेम। ये आपके अलग अलग कॉलम्स हैं। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी विल डू इस तरह से हम स्टार्टर फ्रेम को लगाएंगे। ठीक है, स्टार्टर फ्रेम लगाने के बाद नेक्स्ट विल डू द शटरिंग। ये सारे आपके कॉलम के शटरिंग होते हैं। कॉलम के शटरिंग होने के बाद लेकिन उसका पूरा चेकलिस्ट आपको पता होना चाहिए, कितने हाइट से कंक्रीटिंग करना है, कोड बुक में क्या लिखा है। फिर उसके बाद इफ यू आर साइट इंजीनियर, तो उसका आप कवर कैसे चेक करोगे। फिर उसके ऊपर आपको डेट लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको क्यूरिंग करना होता है। समझ में आ रहा है ना, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलम वाला पार्ट। ठीक है, बस अभी मैं थोड़ा और फास्ट जाऊंगा, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ, अभी मैं पीपीटी नंबर 1 पर हूँ। पीपीटी नंबर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, आई गो अ बिट फास्टर नाउ। चलो उसके बाद ये सब नहीं चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेप्स है। मैं आपको ये ड्राइंग रीडिंग पढ़ाना होता है, ये सारी चीज पढ़ाना होता है डेफिनेटली। वो ड्राइंग कहाँ से आती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेटरल टेस्ट, ऐसे वाले लेटरल टेस्ट ऐसे प्रोवाइड करोगे। डायमंड वाला कहाँ पे आता है, 2 लेटरल टेस्ट, 4 लेग लेटरल टेस्ट, 6 लेग लेटरल टेस्ट, वो सब कहाँ से आते हैं। एवरीथिंग मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल ईयर, आई क्विकली रन थ्रू अदर। हाँ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लैपिंग के बारे में आई एक्सप्लेन यू। यूजुअली क्या होता है, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ही बार ऊपर तक लेके जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना होता है। तो आपको एक ना लैपिंग करना होता है। नीचे वाला बार आपका आएगा और ग्राउंड फ्लोर के सेंटर पे आपको लैपिंग करना होगा। फिर इस तरह से हम लैप करेंगे। लैप करके ये वाला जो बार है फर्स्ट फ्लोर के सेंटर तक आपको लेके जाना होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और लैप लेंथ यूजुअली 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार होता है, वो भी पता होना चाहिए। नहीं तो आपके ड्राइंग में जो लिखा रहेगा ना, उसको आपको फॉलो करना आना चाहिए। ठीक है, फाइन। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये सब होने के बाद अगेन देयर आर लॉट ऑफ गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, डेफिनेटली विल नॉट कवर इट हियर। देखो इसमें क्या अगेन बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है। जब आपने रिइंफोर्समेंट बार अगर आप सही से नहीं रखोगे, सही से कवर नहीं प्रोवाइड करोगे एंड ऑल ना, तो आपका कंक्रीट होने के बाद पूरा इस तरह से झुक गए। देखो ये पूरा इस तरह से हो गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे what has happened, they have got a bigger cover. Usually column में 40 mm का कवर होना चाहिए, they have got more cover here. So again what will happen after some time, there is every chance कि यहाँ से ना, क्योंकि concrete surface concrete ज्यादा हो गया, there is no steel at all in this particular place, तो there is every chance कि यहाँ से ना आपका concrete फिर यहाँ पे cracks आने का chances ज्यादा हो जाते हैं। So being a site engineer ये सारी चीज आपको चेकिंग करना आना चाहिए। ठीक है, चलो ओके डन। ये काफी है। अगेन जरा मेनी थिंग्स, अगेन मैंने बहुत सारी चीजें कवर किया है, जैसे सम टैंक का हो गया, एसटीपी का मैंने कवर करके दिया है। फिर आई कवर्ड अबाउट बिटुमिन कोटिंग का कवर किया है। एंड ऑल्सो आई कवर्ड अबाउट व्हाट इज दैट बिटुमिन कोटिंग एंड ऑल, बट विल नॉट गेट इनटू दैट, नहीं चाहिए। डायरेक्टली विल गो टू द प्रिपरेशन ऑफ पीसीसी। फिर आपने बैक फिलिंग सब है, मैंने कवर नहीं किया, नहीं चाहिए। फिर आपको क्या करना है, पीसीसी लगाना होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि पीसीसी का जो विड्थ कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बीम है जिसका बीम का विड्थ 300 mm है, तो आप ये जो पीसीसी का जब आप अरेंज करोगे ना,
इसका जो विड्थ कितना रखना चाहिए, यू टेल मी, एंड ऑल्सो टेल मी कि पीसीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए। उसके लिए आपके पास ड्राइंग रहेगा, उस ड्राइंग के हिसाब से हम पीसीसी इस सिस्टम अरेंज करेंगे, ठीक है। फाइन, पीसीसी अरेंज करने के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपको एक्सकर्शन से, एक्सकर्शन के बाद भी करना होता है, पीसीसी से पहले भी करना होता है, पर डिपेंड करेगा आपके पीओक्यू में क्या लिखा है। सो दैट ऑल्सो यू शुड हैव। फिर कैसे करना है, कितने में कितना लिक्विड आपको ऐड करना है, एवरीथिंग आई कवर्ड इट हियर। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्लिन बीम का रीइंफोर्समेंट को अरेंज करना होता है। तो प्लिन बीम का रीइंफोर्समेंट अरेंज करने के बाद नेक्स्ट आपको शटरिंग अरेंज करने हैं। शटरिंग अरेंज करने के बाद नेक्स्ट यू टू अरेंज फॉर द कॉन्क्रीटिंग एंड ऑल। तो अगेन कॉन्क्रीटिंग होने के बाद फाइनली आपको क्यूरिंग करना चाहिए। क्यूरिंग के बाद अगेन हमारे कोर्स में अगेन आई टेल यू वी हैव टेकन लॉट ऑफ केस स्टडीज। जैसे यूजुअली क्या होता है, इस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं आपकी। जैसे यूजुअली क्या होता है, जब आप प्लेन बीम सब डालते हो, अगर आपने शटरिंग सही से नहीं दिया है, अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर में अगर आपने कंक्रीटिंग सब किया है, तो इस तरह से आपके क्रैक्स आते हैं। एंड अगर आप सही से वाइब्रेटर यूज नहीं करोगे, अगर आप फॉर्मवर्क का जो गैप है उसको सही से फिल नहीं करोगे, तो इस तरह से आपके हनीकॉम्ब सब आ जाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको कैसे अवॉइड करना है, सो आई टेकन फ्यू ऑफ द केस स्टडीज एंड ऑल। ठीक है, इसीलिए आई ऑलवेज टेल माई कोर्सेज आर यूनिक कंपेयर टू ऑल अदर पीपल इन द मार्केट, बिकॉज हमारे कोर्सेज में हम ये सारी चीज इन डेप्थ कवर करते हैं। बिकॉज सिंस आई वर्कड ऑन साइट and also have practical exposure, we try to cover all those things. So again I'll give one more chance. If you feel कि यहाँ तक आपने मेरे लेक्चर्स को देखा है, अगर फॉर द पास्ट 30 मिनट्स में अगर आपने अच्छे नॉलेज गेन किया है, जस्ट इमेजिन इन द नेक्स्ट 3 to 400 आवर्स आपको कितना नॉलेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू एंड ऑल। डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स, ऑल द कोर्सेज आर ऑन 45% डिस्काउंट। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, क्योंकि एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितने भी मैं फ्यूचर के कोर्सेज में अपने साइड से लाऊंगा वो भी मिलेगा। एंड इसमें सारी चीज आपको मिल जाएगा, बस आपको 3 से 4 महीने का टाइम मुझे देना पड़ेगा, सो दैट यूल हैव अ वंडरफुल नॉलेज एंड गो टू द बेटर पोजीशन। दैट्स इट, ठीक है, चलेगा। चलो विल कवर अगेन। हाँ, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके डबल डबल बार के बारे में होता है। तो जब भी आप कॉन्क्रीटिंग करते हो ना प्लिंथ बीम का, आपको डबल बार छोड़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज मैंने कवर किया है। अगर डबल बार नहीं छोड़ोगे, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करके ना, यू हैव टू इंसर्ट द डबल बार। हिल्टी, हिल्टी एक कंपनी है, वहाँ पे आपको केमिकल एंकरिंग मिलता है, उससे आपको केमिकल एंकरिंग करके यू हैव टू इंसर्ट द डबल बार एंड ऑल। सो दोस थिंग्स आल्सो आई हैव कवर इट। एंड फिर होता है आपका टाई बीम, प्लिंथ बीम के डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज मैंने कवर किया है, नॉट रिक्वायर्ड हियर, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार आपने प्लिंथ बीम डाल दिया, प्लिंथ बीम डालने के बाद अगेन इट विल बी द सेम प्रोसीजर। फिर उसका बैकफिलिंग आपको करना पड़ता है। बैकफिलिंग करने के बाद कुछ जगह पे हम इस तरह से ग्रेड स्लैब का कंस्ट्रक्शन करेंगे। एनी स्लैब विच इज पुट ऑन द सॉइल वी कॉल इट एज अ ग्रेड स्लैब, एंड एनी बीम विच इज पुट ऑन द सॉइल वी यूजुअली कॉल इट एज अ ग्रेड बीम एंड ऑल। ठीक है, डिपेंड करेगा कहाँ पे डालेंगे। अगर वो सेम बीम प्लिंथ लेवल से ऊपर डालोगे वी कॉल इट एज अ प्लिंथ बीम, बट एनी बीम नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे अगर आप डालोगे वी कॉल इट एज स्लैब ऑन ग्रेड। ओके, ग्रेड स्लैब और स्लैब ऑन ग्रेड, एंड उसी को हम ग्रेड बीम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसका रिइंफोर्समेंट होता है। तो रिइंफोर्समेंट होने के बाद उसके बाद इस तरह से हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे वो सारी चीज। इसके बाद नॉर्मल कंस्ट्रक्शन विल हैव अ रैम्प कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो रैम्प के बारे में नॉलेज होना चाहिए। रैम्प का ये जो हाइट कैसे कैलकुलेट करना है, स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करना, दोज थिंग्स यू शुड हैव एन नॉलेज। दैट्स इट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने यहाँ तक कवर किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड बिकॉज एवरीथिंग इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सब ठीक है, चलो। एक बार वो सब कुछ होने का नेक्स्ट आपको बीम बॉटम फिक्स करना होता है। अगेन जब आप बीम बॉटम फिक्स करोगे, यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि कॉलम एक लेवल तक ही आपको कास्टिंग करना है। तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि कॉलम का कास्टिंग कितने हाइट पे करना है अगर आपको बीम बॉटम लगाना है तो। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो प्रॉप्स आप लगाते हो उसके लिए एक स्पेसिंग होता है। पुट इट इन द कमेंट बॉक्स इन दो प्रॉप्स के बीच में कितना मैक्सिमम स्पेसिंग होना चाहिए, और ये जो फर्स्ट प्रॉप आपके कॉलम के फेस से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, दैट ऑल्सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज वाई आई एम आस्किंग यू टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, तो इस तरह से आपने बीम के बॉटम को अरेंज किया। बीम के बॉटम अरेंज करने के बाद नेक्स्ट विल गो विद द बीम बॉटम हो गया। फिर इसके बाद आपको एक्रो स्पैन के बारे में पता होना चाहिए, ऑल दिस आर योर एक्रो स्पैन्स एंड ऑल। तो ये सारे आपके बीम के बॉटम्स होते हैं। तो ये एक आपका नीचे आएगा, ये एक ऊपर आएगा, बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द बीम वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल दिस थिंग्स, बीम बॉटम्स एंड ऑल। फिर इसके बाद हम पूरा स्लैब का सेंटरिंग को अरेंज करेंगे। अगेन बीइंग अ इंजीनियर, आपको इसमें कितना बोर्ड लगेगा, और इज दैट प्लाई बोर्ड लगेगा, या अगर आप शटरिंग प्लेट यूज करोगे तो कितना शटरिंग प्लेट लगेगा, उसका नॉलेज होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल द सेंटरिंग एंड ऑल। बीम बॉटम कितना लगेगा, सेंटरिंग कितना लगेगा, उसका नॉलेज होना चाहिए। कितना बैटन्स लगेंगे, कितना प्रॉप्स लगेंगे, ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव अ नॉलेज टू कैलकुलेट एंड ऑल। सो इन माय कोर्स आई टेक सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का मैंने स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया है, इसका बीम बॉटम कैसे फिक्स करना होता है,
पूरे सेंटरिंग कितना लगता है, कितना प्रॉप्स लगता है, कितने डिस्टेंस पे प्रॉप लगाना है, अगर आपको इतना पता है ना, तो कोई भी बिल्डिंग आप अपने लाइफ में ले लो, आप आराम से नंबर ऑफ प्रॉप्स, नंबर ऑफ बैटन्स, बीम शटरिंग कितना लगेगा, स्लैब सेंटरिंग कितना लगेगा, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट एंड ऑल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द डोका फॉर्मवर्क एंड ऑल। डोका फॉर्मवर्क एंड ऑल आपको कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद आइडिया भी नहीं है उसमें। तो डोका फॉर्मवर्क का नॉलेज आपके पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े इस तरह से देखो, ये एक हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसमें सब क्या होता है, डोका फॉर्मवर्क को यूज किया जाता है। तो डोका फॉर्मवर्क क्या होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कहाँ पे यूज करना है, उसको कैसे अरेंज करना है, वो सारी चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। तो ये सारी चीज आपका H20 फॉर्मवर्क होता है, डोका H20 होता है। तो वो सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर किया, उसका वेट कितना होता है, वो कितना बेंडिंग मोमेंट ले सकते हैं, ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टेजिंग एंड ऑल, ऑफ कोर्स मैं आपको स्टेजिंग से मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, बिकॉज ऑल दिस आर द प्रीमियम थिंग्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बीम का नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक होता है फिक्स बीम, उसके बाद फिक्स कंटिन्यूस बीम होता है, उसके बाद आपके कैंटिलीवर बीम होते हैं, एंड आपको प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसमें से प्राइमरी बीम कौन सा है, सेकेंडरी बीम कौन सा है, फर्स्ट बीम कौन सा लगाओगे, सेकेंड बीम कौन सा लगाओगे, ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव अ नॉलेज। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ रीबार, टाइप्स ऑफ रीबार मतलब हमारे ये आपका सरिया है ना, ये पूरा बीम का। तो आपका टॉप स्ट्रेट बार आता है, बॉटम स्ट्रेट बार आता है, टॉप लेफ्ट आता है, टॉप राइट आता है, फिर उसके बाद बॉटम कर्टेल आते हैं, एंड उसके बाद आपका साइड फेस रिइंफोर्समेंट आते हैं। फिर उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर आप स्टीरअप कैसे लगाने, वो सारे चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उसका बीबीएस करना आना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स मैंने कवर किया, मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर ये आपका टॉप स्ट्रेट एक्स्ट्रा बार होता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, जो आपका कंटिन्यूस जाता है। तो L1 कितने पे जाना है, L2 कितने पे जाने हैं, ड्राइंग में कितना दिया, वो सारे आपके ड्राइंग में दिया जाते हैं। बेस्ड ऑन दैट बीइंग अ साइट इंजीनियर आपको उसका एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, ठीक है। फाइन, एक बार वो सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से लोअरिंग ऑफ बीम करेंगे। बीम को आपने ऊपर रखा, ऊपर रखने के बाद हम वहां पे हम एक सपोर्ट देते हैं, यहाँ पे उस सपोर्ट को निकालोगे तो पूरा बीम आपके इस तरह से नीचे चला जाएगा, ठीक है। नीचे चला जाने के बाद फिर उसके बाद पूरा स्लैब का सेंटरिंग हो जाएगा। पूरा स्लैब का सेंटरिंग होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, शटरिंग ऑयल सब आपको लगाना होता है। शटरिंग ऑयल सब लगाने के बाद जब आप शटरिंग करोगे ना, कटआउट्स देना होते हैं, जहाँ जहाँ आपके ओपनिंग्स आएंगे ना वहाँ पे आपको कटआउट्स देना होते हैं। सब कटआउट्स देने के बाद नेक्स्ट विल गो होता है रीइंफोर्समेंट वर्क। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें मैंने गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके रखा है, कि जब आप साइट पे काम करोगे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आप काम करोगे साइट पे, ऑल दो थिंग्स मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो अगेन विल नॉट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, नहीं चाहिए। डायरेक्टली व्हाट आई विल डू इज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ स्लैब। स्लैब में अगेन हमारा वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, दो स्लैब्स आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आई गिव यू अ बेसिक आइडिया हियर। जो भी स्लैब आपको थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा वो यूजुअली वन वे स्लैब होता है, एंड जो भी स्लैब आपका स्क्वायर शेप में दिखेगा वो आपका टू वे स्लैब होता है, ठीक है। ऑफकोर्स ये सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, उसका रिइंफोर्समेंट कैसे लगाना होता है, कोड बुक में क्या दिया है, कैसे आपको लगाना होता है, दोस्त नॉलेज यू शुड हैव। एंड ये सब कुछ होने के बाद आपका पूरा रिइंफोर्समेंट ऐसा लगेंगे। अगेन स्लैब के रिइंफोर्समेंट ना 5 टाइप के रिइंफोर्समेंट्स आते हैं। अगेन नो बडी विल कवर यू ऑल दिस थिंग्स, कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे इतना सब इन डेप्थ आपको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना कवर नहीं करेंगे। वो बस आपको क्रैंक बार बता के चले जाएंगे। पर जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे ना, क्रैंक बार भी आता है, बोथ साइड क्रैंक भी आता है, अल्टरनेट क्रैंक भी आता है, कर्टेल में कट कट रिइंफोर्समेंट भी आता है, कर्टेल विद कट बार भी आता है, बोथ साइड कर्टेल भी आता है। टोटल 5 टाइप के रिइंफोर्समेंट्स आते आते हैं। तो ऑल दस 5 टाइप का रिइंफोर्समेंट आई हैव कवर इट इन माय कोर्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज मैं आपको इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया, ठीक है। ये आपके कट रिइंफोर्समेंट्स होते हैं, और ये सारे कट रिइंफोर्समेंट, फिर आपको ये सारी चीज आपको चेयर बार लगाना होते हैं। तो दैट्स इट। तो ये सारे स्लैब का रिइंफोर्समेंट हमने अरेंज किया। स्लैब का रिइंफोर्समेंट अरेंज करने के बाद जहाँ जहाँ आपके संकन स्लैब, ये आपके संकन स्लैब होते हैं, जहाँ पे भी आपको टॉयलेट एरिया है ना, टॉयलेट एरिया का स्लैब आपका नॉर्मल स्लैब से थोड़ा कम होता है, तो आपको संकन स्लैब देना होता है। संकन स्लैब का रिइंफोर्समेंट भी आपको ड्राइंग में दिया जाता है। एंड फाइनली उसका हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तो ये आपका संकन स्लैब होता है, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रिकल के लाइंस लगाने, इलेक्ट्रिकल के कॉन्डक्टिंग है, वो सारी चीज़ आपको अरेंज करना होता है। एमईपी के काम सब कुछ आपको अरेंज करना होता है। फिर उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, चेयर बार क्यों प्रोवाइड करना है, फिर क्या क्या चेकलिस्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे ना, क्या क्या चेकलिस्ट है, सेंटरिंग का क्या चेकलिस्ट है, इसके बाद रिइंफोर्समेंट का क्या चेकलिस्ट है, कंक्रीटिंग का क्या चेकलिस्ट है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। वंस दैट इज इन, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका कंक्रीट आता है ना, कंक्रीट का टेम्परेचर यूजुअली 29 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में यूजुअली होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट वी अलाउ, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। फाइन, क्योंकि जैसे आपका कंक्रीट का टेम्परेचर
कम रहेगा, इट विल बी इजी फॉर यू टू प्लेस द कंक्रीटिंग एंड ऑल, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम रहेगा एंड ऑल, सो दैट आपके पास थोड़ा इनिशियल सेटिंग के लिए आपके पास टाइम रहेगा। अगेन दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डूइंग मास कंक्रीटिंग एंड ऑल। नॉर्मल फुटिंग का कंक्रीटिंग सब करोगे तो चलेगा, पर जहाँ पे आप ह्यूज कंक्रीट एक ही साथ पोर करोगे, लेट्स से अगर आप मास कंक्रीटिंग राफ फाउंडेशन का कंक्रीटिंग करोगे या कोई स्लैब का कंक्रीटिंग करोगे, इन दैट केस ये टेम्परेचर विल बिकम वेरी इफेक्टिव। इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन के बारे में आपकी नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट आपका बैचिंग होता है, फिर मिक्सिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, ये पूरा आपका प्रोसेस ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद आपको स्लम टेस्ट करना आना चाहिए। स्लम टेस्ट का ये पूरा एपरेटस होता है, ये ऊपर का 100 mm का डाया होता है, ये नीचे का 200 का होता है, एंड द हाइट इज यूजुअली 300 mm का है। तो इस तरह से आपको स्लम टेस्ट करना आना चाहिए। ओके, अगेन वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया, स्लम टेस्ट कैसे करने, ट्रू स्लम क्या होता है, शेयर स्लम क्या होता है, कोलैप्स स्लम। शेयर स्लम्प क्यों आता है? शेयर स्लम्प इसलिए आता है जब अगर आपका मिक्स डिजाइन सही नहीं है और आपके मिक्स में अगर फाइन पार्टिकल्स मतलब सैंड अगर बहुत कम है, कोर्स एग्रीगेट थोड़ा ज्यादा है ना, इन दैट केस आपका यूजुअली शेयर स्लम्प होता है। इन दैट केस आपको या तुम सीमेंट का कंटेंट बढ़ा दो या तुम एग्रीगेट का कंटेंट कम करके फाइन एग्रीगेट का कंटेंट आप बढ़ा सकते हो, एंड यू हैव टू डू प्रॉपरली मिक्सिंग ऑफ द कॉन्क्रीट एंड ऑल। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन अवॉइड द शेयर स्लम्प एंड ऑल। ठीक है, फाइन। उसके बाद आपको पूरा चेकलिस्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये आपका पूरा स्लम टेस्ट है, स्लम कितना आना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स विल बी रिटन, बेस्ड ऑन दैट आपको एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। ये सारे आपके क्यूब टेस्टिंग करना आना चाहिए। ठीक है, क्यूब टेस्टिंग होने के बाद उसका हम टेस्टिंग करेंगे, कितना वैल्यू आएगा, वो सारी चीज आपको लिखना चाहिए। उसके बाद वी शुड नो अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉन्क्रीट। पैंस होते हैं, व्हील बैरो होते हैं, ट्रांसिट मिक्सर होते हैं, शूट्स होते हैं, बेल्ट कन्वेयर होते हैं, बूम प्लेसर होता है और टावर क्रेन होता है। ठीक है ना, तो ये सारे अगेन बहुत कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, दिस मच नॉलेज इफ यू हैव ना, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन दैट। ये सारे आपके टावर क्रेन होते हैं। डिपेंड करेगा आपके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक और टाइप ऑफ कंक्रीटिंग है, मतलब कभी कभी क्या होता है अगर आपका ट्रांजिट मिक्सर यहाँ तक नहीं आ सकता एंड ऑल, वट एवर इज अवेलेबल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पे इनके पास क्रेन अवेलेबल था, विद हेल्प ऑफ द क्रेन इनके पास बकेट है, उस बकेट के थ्रू ये लोग कंक्रीटिंग करेंगे। सो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंक्रीटिंग होते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, या सो ऑल दोस थिंग्स मैंने अपने कोर्स में भी कवर किया, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर ऑल्सो। बट या व्हेन यू एनरोल इन द कोर्स ये सब आप बेटर वे में सीख सकते हो, और क्योंकि कोर्स ही 50 घंटे का है, मैं 50 घंटे का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो खुद 40 मिनट का हो चुका है। तो अगेन ट्रांजिट मिक्सर को क्यों आपको रोटेशन में रखना है, और आप लोगों के मैंने बहुत सारे टिप्स दिया कि आप साइड पे अगर काम करोगे तो किस तरह से आपको काम करना है, अगर स्लैब का फेलियर हो जाता है तो किस तरह से उसका फेलियर हो जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो का यूज क्या होता है, फिर स्लम टेस्ट कैसे करोगे, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर किया है। एंड फाइनली हम उसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे। तो कॉन्क्रीटिंग करने के बाद आपको बहुत सारे चेकलिस्ट, प्री चेकलिस्ट दैट इज प्री कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग एंड प्री कॉन्क्रीटिंग, ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग एंड पोस्ट कॉन्क्रीटिंग का पूरा चेकलिस्ट आता है। अगर होगा हम तो क्यू किसी वाला एक लेक्चर लाएंगे, वहां पे विल ट्राई टू कवर इट। तो वो सारी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एंड फाइनली वी हैव डन द कॉन्क्रीटिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद आपको क्यूरिंग करना है। अगेन क्यूरिंग के लिए वी हैव पुट लॉट ऑफ वेरी गुड स्लाइड्स एंड ऑल, ताकि आपको क्यूरिंग बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ये सारे क्यूरिंग है। क्यूरिंग होने के बाद वी हैव डन द डी शटरिंग। तो डी शटरिंग होने के बाद योर बिल्डिंग विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये पूरा प्रोसीजर है स्टार्टिंग से एंड तक, जो मैंने सिर्फ 1% ऑफ माई नॉलेज एंड 1% ऑफ माई कोर्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। इफ यू फील कि हाँ अभी तक आपको समझ में आ चुका है ये सारी चीज, पर इसको और भी बेटर वे में सीखेंगे, ये तो सबको पता है अभी जो मैं बता रहा हूँ, एवरीबडी नोज दैट। बट बहुत सारी चीजें हैं, ये डी शटरिंग कितने दिन के बाद करना है, ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव अ नॉलेज। कोड बुक में क्या लिखा है, कोड बुक के हिसाब से कैसे काम करने हैं, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, दोस थिंग्स ऑफ कोर्स इज ऑल एक्सप्लेन। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट देने के बाद उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड इट इन माय कोर्स। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आई हैव टेकन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये आपका एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, फिर मैंने कुछ हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी लिया आप लोगों के, ये सारे हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स है, ऑल दिस आर दिस आर फ्यू ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड ऑल। ठीक है, ये सारे आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। फिर अगेन कुछ हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का फोटोज मैंने लिया है, तो इसका सब एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, बीइंग अ साइट इंजीनियर आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड उसके बाद अभी मैं जो बात करूँ सिर्फ आपका बिल्डिंग का है, नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग। कल अगर आपको इस तरह से कमर्शियल बिल्डिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसमें फ्लैट स्लैब आएगा, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, पीटी स्लैब का थोड़ा मैंने नॉलेज दिया है। तो अगर कोई इससे से बड़े बड़े ऑडिटोरियम का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसका थोड़ा मैंने नॉलेज दिया, और प्रीकास्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सारे आपके प्रीकास्ट है। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए व्हेन यू कॉल योरसेल्फ एज अ साइट इंजीनियर। ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने कवर किया, और भी है, अभी तक मैंने आपको बस सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर कवर करके दिया। देन अगेन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैसनरी। मैसनरी इटसेल्फ बहुत टाइम लगेगा, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर इनफ। उसको
yeah, it is enough. मैसन डेके नहीं चाहिए. इफ यू वांट, व्हाट आई विल डू इज क्विकली आई विल गो थ्रू वन ऑफ माय ओल्ड पीपीटी. मेरा नया पीपीटी ऐसा नहीं है, नया पीपीटी ऐसा रहेगा जब आप कोर्स में एनरोलमेंट करोगे ना, तो आपको मैं इस वाले लेक्चर से पढ़ाता हूँ. ये सारे आपके पोरोथर्म ब्रिक्स होते हैं. ये सारे जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, हियर वी आर यूज पोरोथर्म ब्रिक्स एंड ऑल. फिर आपका स्ट्रक्चर बोर्ड क्या है, हेडर बॉन्ड क्या है, ठीक है. फिर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्रिक वर्क का लेआउट कैसे बनाओगे, उसका ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, उसका क्या क्या चेकलिस्ट है, पूरा ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसका मैंने वीडियो डाले, पूरा ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो है. ठीक है, किल्न क्या होता है, उसकी कितने डिग्री टेम्परेचर पे उसको हीट करना है ना, एवरीथिंग आई थॉट इट इन माय कोर्स एंड ऑल. ठीक है. फिर इसका लेआउट कैसे करोगे, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर करके दिए. बट डेफिनेटली अभी वो कवर नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा. मैं यहाँ पे बताता चला जाऊंगा. ये सारे ब्रिक्स होते हैं. ब्रिक में अलग अलग टाइप के आजकल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में कोई ब्रिक्स यूज नहीं करते. एवरीबडी हैज मूव टू एसी ब्लॉक एंड ऑल. ठीक है, वो लाइट वेट भी है, इजी हैंडलिंग है, एंड आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ता है कंपेयर टू द ब्रिक्स एंड ऑल. ब्रिक्स में बहुत सारे जॉइंट्स भी आते हैं एंड उसमें मोर्टार भी ज्यादा जाते हैं. एसी ब्लॉक में वी कैन गो विद केमिकल एडिसिव्स एंड ऑल, सो दैट इज एडवांटेज विद द एसी ब्लॉक एंड ऑल. सो ये सारे आपके अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं. जैसे आपका स्ट्रक्चर बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड है. एंड आपको क्वालिटीज ऑफ ब्रिक, जैसे अगर आपने ब्रिक लाया तो ब्रिक का टेस्टिंग कैसे करोगे, आपको 1 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप करना है. अगर उसमें कोई क्रैक नहीं आया, दैट मीन्स इट्स ऑफ गुड क्वालिटी. अगर दो ब्रिक को आप ऐसे से यू कैन हिट टुगेदर एंड उसमें एक मेटेलिक साउंड आएगा, देन इट मीन्स इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी. अगर ब्रिक का कलर यूनिफॉर्म है सारे जगह पे, उसका लेंथ ब्रेथ सब सही है, देन इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ अ ब्रिक. अगेन देयर आर मेनी थिंग्स, बट एनी हाउ अभी के लिए इतना काफी है. ट्राई टू कवर दोस थिंग्स. या ये सारे ब्रिक वर्क का लेआउट इस तरह से आपको करना होता है वन बाय वन. अगर ये जो थिकनेस होता है आपका यूजुअली 10 mm का थिकनेस, ये आपका एसी ब्लॉक्स होते हैं एंड ये आपके इस तरह से आपको 10 mm का थिकनेस मेंटेन करना होता है ब्रिक के बीच में. ठीक है, फाइन. ये सारे आपके ब्रिक का, ये आपका हर 1 मीटर के बाद ना हम इस तरह से कॉन्क्रीट बैंड या वी वी प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट बैंड. ठीक है, हर 1 मीटर के बाद वी प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट बैंड इस तरह से, 1 मीटर 1 मीटर के, एंड उसके ऊपर 7 फीट की हाइट पे वी प्रोवाइड अ लिंटल एंड ऑल. ठीक है. या एंड उसके बाद आपको 900 mm मतलब 3 फीट की हाइट पे आपको सिल कंक्रीट डालना होता है, ताकि जो विंडो का जो लोड आएगा इट विल बी ट्रांसफर टू द सिल एंड फ्रॉम द सिल दैट विल ट्रांसफर इट, सो दैट यहाँ पे कोई क्रैक सब नहीं दिखेगा आपको. उसके बाद आपको लिंटल का कास्टिंग करना होता है 7 फीट की हाइट पे. और लिंटल में क्या होगा, आजकल आपके पास कट लिंटल भी अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड एज कट लिंटल. एंड एक होता है आपको पूरा पूरा लिंटल, दिस इज ऑल फुल लिंटल. ओके, पर ऑलवेज कट लिंटल, बहुत सारे ड्राइंग्स में कट लिंटल ही दिया जाता है. एंड लिंटल का लेंथ कितना होना चाहिए, वो सारे चीज आपको ड्राइंग में दिया जाता है. बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ लिंटल. लिंटल का डेप्थ कितना होना चाहिए, स्पैन कितने स्पैन में कितना लेंथ और कितना विड्थ होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया जाता है. उसके बाद वन से लिंटल इज डन, आपको उसके बाद क्या कास्टिंग करना है, सनशेड का कास्टिंग का विच इज कॉल्ड एज छज्जा. ये सारे आपके छज्जा है, छज्जा का आपको कास्टिंग करना पड़ेगा. एंड छज्जा का कास्टिंग करने के बाद पूरा आपको ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क आपको करेंगे. पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का चेजिंग का काम होता है. तो इलेक्ट्रिकल का चेजिंग का काम जब आप करोगे, आपके पास पूरा ड्राइंग रहेगा. ड्राइंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरा जहाँ जहाँ ओपनिंग है वहाँ पे हम चेजिंग करेंगे, पीवीसी के पाइप्स लगाएंगे. एंड जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स है, जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स है, जैसे बीम और ए आपका ब्रिक है, दो अलग मटेरियल है तो इनके बीच में जॉइंट बनेगा. तो वहाँ पे आपको इस तरह से चिकन मेश आपको यूज करना पड़ेगा, अर्पिता मेश आपको, अर्पिता इज द नेम ऑफ अ कंपनी, उसका मेश आपको यूज करना पड़ेगा. एंड जहाँ पे भी आपको प्लम ये सब आते हैं, व्हाट इज दैट, टॉयलेट एरिया में आपको इस तरह से प्लम्बिंग लाइंस लगाने पड़ेंगे. ठीक है, ये सारे आपके प्लम्बिंग के लाइन है. तो प्लम्बिंग के आगे अलग से ड्राइंग आएगा. प्लम्बिंग सब लगाने के बाद फिर आपका डोर का फ्रेम लगाना पड़ेगा. डोर का फ्रेम लगाने के बाद विंडो लगाना पड़ेगा. अगेन मार्केट में बहुत सारे विंडोज आते आते यूपीवीसी विंडो आते हैं, वुडन वाले विंडोज आते हैं, जो भी आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है. अगेन उसके लिए पूरा ड्राइंग दिया जाता है. अगेन डोंट वरी, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन आवर कोर्स, बट या इट विल तो इस हिसाब के अलग अलग टाइप्स के विंडोज आते हैं. फिर उसके बाद आपको सीलिंग प्लास्टरिंग करना पड़ेगा, वॉल प्लास्टरिंग, सीलिंग प्लास्टरिंग, इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग, फिर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग करेंगे. प्लास्टरिंग का थिकनेस, अगर आप इंटरनल वॉल का करोगे तो यूजुअली आपको 12 से 15 mm काफी है. सीलिंग का प्लास्टरिंग करोगे तो 8 से 10 mm का काफी है. एक्सटर्नल प्लास्टरिंग यूजुअली 18 से 20 mm का होता है. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड बीओक्यू में जो लिखा है वो आपको करना पड़ेगा. उसके बाद हम टाइल का लेइंग करेंगे. टाइल का लेइंग होने के बाद फिर इफ यू हैव ग्रेनाइट मार्बल वट एवर यू हैव, उसका आप लेइंग कर सकते हो. फिर आपको स्कर्टिंग लगाना पड़ेगा. स्कर्टिंग यूजुअली 4 इंच का होता है. दैट्स इट. उसके बाद पेंटिंग करना पड़ेगा. इन पेंट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेंट है, विल नॉट गेट इन टू दैट. एंड फाइनली आप इसका पेंटिंग सब करोगे. ठीक है, समझ में आ गया. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया. अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इंटीरियर का भी है, वो सब हम अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे. इन माई कोर्स आई कवर्ड यू ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल. इंटीरियर का क्या क्या होगा, क्या क्या अलग टाइप्स ऑफ
कमोड्स होते हैं, वॉशरूम्स कैसे होगा, ड्राई यूनिट क्या होगा, वेट यूनिट क्या होगा, एवरीथिंग मैंने वहाँ पे अपने कोर्स में कवर करके दिया है. बट या, सिंस यू वॉच माई लेक्चर अप टू ईयर, most of the things I've explained you, and definitely if you like my lecture, definitely I would suggest enroll in the course. No problem, no harm in enrolling the course. जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपने लाइफ करने वाले इस कोर्स के अंदर ना, इट विल गिव यू अ 10x का रिटर्न. एंड ऑलमोस्ट जो मैंने पढ़ा के रखे आपको, एवरीथिंग आई कवर्ड इट इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स. डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड आई शो यू स्टूडेंट्स का रिव्यूज ऑल्सो, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिव्यूज इसलिए हम दिखाते हैं ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, इट इज गोइंग इन राइट वे. ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से आपको अगर उसका कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, इट्स ऑफ नो यूज. तो इसीलिए सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त है. थैंक यू सर. ये वाला बंदा ही इज अ कॉलेज फ्रेशर, ही गॉट अ 4.2 लाख का पैकेज. अनदर स्टूडेंट हैज गॉट अ 7 लाख का पैकेज. ठीक है. एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन चेक इट ऑल दोस थिंग्स. ये सारे इस बंदे मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स लिया था. ऑफ कोर्स इसने एमबीए किया था, उसको कॉलेज का प्लेसमेंट हुआ था, ही गॉट 8 लाख का पैकेज. बट वट एवर नॉलेज इज रिक्वायर्ड ना, ऑल दोस थिंग्स आई हैव कवर्ड इट इन माय कोर्स एंड ऑल. ठीक है. या बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज, बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, हेवीली recommended फ्रॉम माय साइड. सो आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माय फर्स्ट इंटरव्यू, नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया. ठीक है. ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन चेक इट आउट. ये सारे स्टूडेंट्स आप रिव्यूज आप चेक करिए, so that you can upgrade your knowledge and all. ठीक है. या ये बंदा इंटरव्यू के लिए गया था, ओनली ही गॉट सिलेक्टेड. देयर वर 6 कैंडिडेट्स हु हैड कम फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल. ही हैड टेकन माय कंस्ट्रक्शन मास्टरी कोर्स. ठीक है. या अगेन आई जस्ट रन थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल. ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है. अब एंड दिस आर द स्टूडेंट्स हु आर एबल टू डू द एग्जीक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल थ्रू माय ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल. या ये बंदा डीआरडीओ में काम कर रहा है, और साइट इंजीनियर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड नीड दिस कोर्स. आई सजेस्टेड देम. आफ्टर अटेंडिंग योर 6 months कंस्ट्रक्शन मास्टरी कोर्स, इवन द लेमैन विल बिकम अ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर. ठीक है. ये बंदा दुबई में काम कर रहा है, इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया. या सेम रिव्यू. अगेन ये बंदा एलएनटी में काम कर रहा है, हैज रिकमेंडेड मोर देन 50+ पीपल टू एनरोल इन द कोर्स. दिस कोर्स हेल्प मी फॉर सेक्यूरिंग माय जॉब एज अ साइट इंजीनियर. ठीक है. तो अगेन ऑल दिस थिंग्स आई हैव शोन यू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, सो दैट if you're really interested, definitely इसमें enroll करिए. It will be the best investment that you are going to do in your life, so that in 2026 you are going to learn heavily. And बहुत सारे students ने enrollment start कर चुके हैं. There are many students who already enroll in this course. Definitely enroll in the course, so that you can upgrade your knowledge and all. You can see there are a lot of students who enroll in the course and all. ठीक है. Yeah. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.